नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपना साल 2026 में रेलवे में एक सीट पक्की करना है तो आज यह वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट होने वाली है। आज हम बिना समय गंवाए सामान्य ज्ञान के इसमें प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू को बिल्कुल आसान ट्रिक में सॉल्व करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। पेन और पेपर उठा लीजिए क्योंकि इस बार सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टारगेट 2026 आरआरबी ग्रुप डी, ये तीसरा सेट रहेगा हमारा, जो कि 2025 में 27/11/2025 को पूछा गया था, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से कौन सा संतृप्त है? इसमें ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए ब्रोमोप्रोपेन के द्वारा, ऑप्शन बी है 2 ब्रोमोप्रोपीन, सी है ऑप्शन प्रोपाइन के द्वारा और ऑप्शन डी है प्रोपीन के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रोमोप्रोपेन के द्वारा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल बंध होता है, जिसमें ब्रोमोप्रोपेन, जिसका सूत्र होगा C3H7 और Br। ठीक है, तो प्रोपेन एक व्युत्पन्न है जो एक संतृप्त यौगिक है। अन्य विकल्प जैसे प्रोपीन जो प्रोपाइन होता है वो त्रिबंध और प्रोपीन द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसमें ऋजु श्रृंखलाएं वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? इसमें ऑप्शन ए दे रखा है 2 मेथिल प्रोपेन, ऑप्शन बी दे रखा है आइसोब्यूटेन, ऑप्शन सी दे रखा है ब्यूटेन, ऑप्शन डी दे रखा है 3 मेथिल पेंटेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्यूटेन। ऋजु श्रृंखला होती है यानी कि जो सीधी श्रृंखला वाले होते हैं वो हाइड्रोकार्बन में सभी कार्बन परमाणु एक सीधी कतार में जुड़े होते हैं, जिसमें ब्यूटेन C4H10 C4H10 में 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है, जबकि आइसोब्यूटेन जो होते हैं या फिर 2 मेथिल प्रोपेन शाखित यानी कि ब्रांचेस श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक अम्लीयता होती है? ऑप्शन दे रखा ए जल में, ऑप्शन बी सिरका में, ऑप्शन सी नींबू के रस में, ऑप्शन डी दूध में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नींबू के रस में। अम्लीयता को पीएच मान में मापा जाता है। जो पीएच होता है, पीएच मान जितना कम होगा अम्लीयता उतनी ही अधिक होगी। नींबू का जो रस होता है उसका पीएच मान लगभग 2.0 से 3.0 के बीच होता है, जिसमें हम साइट्रिक अम्ल के कारण जो भी इसे दिए गए विकल्प, जैसे मान लीजिए पानी का जो पीएच होता है 7 होता है, दूध का पीएच मान होता है 6.5, इससे सबसे अधिक अम्लीय बनाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नींबू का रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेजी से विसरण दर्शाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गैस में गैस, ऑप्शन बी ठोस में ठोस, ऑप्शन सी द्रव में ठोस, ऑप्शन डी गैस में द्रव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गैस में गैस। जो विसरण हो यानी कि डिफ्यूजन का अर्थ है कि जो कण हैं उनको आपस में मिलना। गैसों के कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है और उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत ही अधिक होती है, इस कारण गैसों में विसरण सबसे तीव्र गति से होता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गैसों में गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय के बीच क्या संबंध होता है? विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय के बीच संबंध निम्न प्रकार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणे समय के। अगर हम बात करें तो कार्य को करना या ऊर्जा उपभोक्ता की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है, जो P होता है वो P बराबर होता है यानी कि पावर इज इक्वल टू E अपॉन एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि P बराबर E अपॉन टी। इसीलिए समीकरण को अगर हम इसमें बदल दें तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बराबर P इंटू टी। ठीक है, यानी ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
6, जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है, ऐसा किस लिए होता है, क्यों होता है? ठीक है, तो हम बात करें न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार पर आधारित होता है। यह बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली पर आगे की ओर तरफ एक बल लगता है, जिसके बदले गोली भी बंदूक के पीछे की तरफ उतना ही बल यानी कि प्रतिक्रिया लगाती है, जिससे बंदूक पीछे हट जाती है। इसलिए सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। बंदूक की प्रतिक्षेप प्रक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। ठीक, इसलिए इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहे पर जिंक की परत का विलेपन शामिल है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विद्युत लेपन, ऑप्शन बी कैथोडीकरण, ऑप्शन सी निक्षेचन, ऑप्शन डी है गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गैल्वेनीकरण। लोहे और जो इस्पात होते हैं यानी कि स्टील को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते यानी कि जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इस पूरी रासायनिक क्रिया को गैल्वेनीकरण या यसत लेपन कहते हैं। ठीक है, जस्ता हवा के संपर्क में आकर लोहे से पहले ऑक्सीकृत हो जाता है और लोहे की रक्षा करता है, इसलिए सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सामान्यतः किस कोशी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता के कारण, ऑप्शन बी तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी उत्पादक, ऑप्शन डी है द्वितीयक उपभोक्ता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तृतीयक उपभोक्ता। अगर हम बात करें इसमें तो पारिस्थितिकी जो पिरामिड होता है यानी कि इकोलॉजिकल जो पिरामिड होता है, इसके नियमानुसार जैसे जैसे हम निचले कोशी स्तर यानी कि उत्पादक से उच्च स्तर की ओर बढ़ते हैं, उत्पादक ऊर्जा और जीवों की संख्या दोनों घटती जाती है। इसीलिए शीर्ष पर जो मौजूद जो होता है तृतीय उपभोक्ता, जैसे कि मान लीजिए शेर, ठीक है, शेर, बाज, ठीक है, इसकी संख्या सबसे कम होती जाती है। इसीलिए हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तृतीय उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग यौन क्रिया यानी कि सेक्सुअल एक्ट के दौरान संचारित होता है? ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ऑप्शन डी है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संरक्षण। अगर हम बात करें एड्स की, ठीक है, AIDS यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनी डिफेंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक घातक यौन संचारित रोग है यानी कि STI है, जो कि HIV वायरस के कारण होता है। यह असुरक्षित यौन संबंध या संक्रमित रक्त के आदान प्रदान से फैलता है। कैंसर, मधुमेह और कुपोषण गैर संचारी रोग हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 5C यानी आवेश यानी गुलाम को 15 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें कार्य, तो कार्य बराबर होता है W बराबर Q इंटू V। ठीक है, W बराबर Q इंटू V। यहाँ पे जो दे रखा है विभवांतर, जो V दे रखा है वो हमारा दे रखा है 15 वोल्ट, और जो यहाँ पर Q यानी कि आवेश दे रखा है वो 15 कूलाम दे रखा है, यानी कि कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर। अब हम इसके सूत्र में इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पे W बराबर 5 गुणे 15, तो इसका सही आंसर होगा 75 जूल। कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल में होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 75 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा पादप पर्ण के कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादन करता है? ठीक, इसमें ऑप्शन ए दे रखा है आम, ऑप्शन बी ब्रायोफिलम, ऑप्शन सी स्पाइरोगायरा, ऑप्शन डी है हाइड्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रायोफिलम के द्वारा। ब्रायोफिलम पौधों की पत्तियों की किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएं जो होती हैं वो विकसित होती हैं। जब ये पत्तियां गीली मिट्टी पर गिरती हैं तो प्रत्येक जो कलिकाएं होती हैं, कलिका से एक नया स्वतंत्र पौधा उग जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रायोफिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी V से, ठीक है,
इसे किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अगर हम बात करें लेंस की, तो लेंस की जो रैखिक आवर्धन होती है वो m, रैखिक आवर्धन m, प्रतिबिंब की दूरी को हम v से डिनोट करते हैं और जो बिंब यानी वस्तु की दूरी होती है उसे हम u से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका अनुपात होता है, तो लेंस के मामले में यह मान धनात्मक होता है, यानी कि m बराबर, अगर हम लेंस में देखेंगे तो इसका मान धनात्मक होगा, तो m बराबर v/u होता है। जबकि दर्पण के लिए इसका जो मान होता है, ये लेंस के लिए है, लेंस के लिए, और दर्पण के लिए m बराबर माइनस v/u होता है। ये हमारा दर्पण के लिए है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन या वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दूरी से किस सूत्र द्वारा संबंधित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, m बराबर v/u। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो जल अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है लेकिन इसका जो आयतन होता है वही बना रहता है। यानी कि द्रवों का जो आकार होता है वो निश्चित होता है क्योंकि उनके अणुओं के बीच का आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमजोर होता है, जिससे वे बह सकते हैं। हालांकि उनका जो आयतन होता है वो हमेशा निश्चित रहता है, चाहे आप 1 लीटर पानी को बोतल में रख लें या बाल्टी में, वो 1 लीटर ही रहेगा। इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जल अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है लेकिन इसका आयतन वही बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का एक अभिलक्षण है। क्वेश्चन नंबर 14, इसका ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए संपीड्य लेकिन द्रव नहीं, ऑप्शन बी निश्चित आकार और आयतन, ऑप्शन सी कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं, ऑप्शन डी दे रखा है यहाँ पे कोई निश्चित आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई निश्चित आकार और कोई अनिश्चित आयतन नहीं। गैसों के जो कण होते हैं उनके बीच आकर्षण बल नगण्य यानी कि ना के बराबर होता है। इसके कारण गैस के जो कण होते हैं वो पूरी तरह स्वतंत्र होकर फैलते हैं। इसीलिए गैसों का ना तो कोई निश्चित आकार होता है और ना ही कोई निश्चित आयतन। इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रियाओं हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए राजधानी, ऑप्शन 2 है लयन काय, और ऑप्शन सी दे रखा है कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी दे रखा है यहाँ पे सूत्र कणिका। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सूत्र कणिका। ठीक है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है उसके आंतरिक झिल्ली होती है, भले के रूप में मुड़ी होती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, यह बनावट जो होती है वो रासायनिक प्रक्रियाओं जैसे कि कोशिका होती है श्वसन के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा होती है वो रासायनिक रूप में एटीपी में बनती है। ठीक, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है क्योंकि। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु पर जो भार होता है उसके गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, जैसे कि W बराबर क्या होता है mg, W बराबर mg। चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है और आकार पृथ्वी से बहुत छोटा होता है, जिसके कारण वहाँ का जो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि g वो पृथ्वी का लगभग 1/6 भाग ही होता है। इसी वजह से वहाँ वस्तु का भार कम होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, m केजी द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है। ठीक है, इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अगर हम बात करें स्थितिज ऊर्जा की, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, यानी कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित किसी भी m द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर उठाने और गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह किया गया कार्य वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mgh। ठीक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म
अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं, लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते? इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थ के लिए पारगम्य होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर देखा जाए तो कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य कहा जाता है। यह केवल चुनिंदा छोटे अणुओं जैसे कि ऑक्सीजन या पानी को बिना किसी रुकावट के आर पार जाने देते हैं, जबकि जो बड़े जटिल अणु होते हैं जैसे कि स्टार्च या प्रोटीन, ठीक है, इनके जो मार्ग को रोक देते हैं। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किसी मेज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि को मृदु होने का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 19, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कंपन का आयाम छोटा होता है। ध्वनि की प्रबलता या मंदता पूरी तरह से कंपन के आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। जब मेज पर धीरे से प्रहार किया जाता है, ठीक है, जब मेज पर धीरे से अगर प्रहार किया जाता है तो कम ऊर्जा ट्रांसफर होती है, जिससे उत्पन्न तरंगों का आयाम छोटा होता है और ध्वनि मंद यानी कि धीमी सुनाई देती है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कंपन का आयाम छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, HIV संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, HIV यौन प्रक्रियाओं से संचारित हो सकता है। HIV वायरस केवल संक्रमित शारीरिक द्रवों जैसे कि रक्त या वीर्य के सीधे संपर्क से फैलता है, ठीक है। यह हवा जैसे कि एरोसोल, मच्छरों के काटने या सामान्य सामाजिक उठने बैठने यानी कि कैजुअल कॉन्टैक्ट से भी कभी नहीं फैलता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, HIV यौन क्रियाओं से संचारित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एकल फसल खेती की तुलना में अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरक्रॉपिंग्स किस प्रकार के लाभदायक है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो पोषक तत्व होते हैं उसको कुशलतापूर्वक उपयोग करता है और रोगों के प्रसार को रोकता है। अगर हम बात करें इंटरक्रॉपिंग की, तो इसमें एक ही खेत पर निश्चित कतारों में 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, जबकि अलग अलग फसलों की जड़ें मिट्टी के विभिन्न स्तरों से पोषक तत्व लेती हैं, जिससे संसाधनों का पूरा उपयोग होता है और एक ही प्रकार के कीड़े यानी कि जो कीटों हैं उसको महामारी की तरह फैलाना रुक जाता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड तक समान रूप से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर त्वरित होती है, तो कार का अंतिम वेग क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, अगर हम बात करें इसमें प्रारंभिक वेग की, तो यहाँ पे जो यू दे रखा है वो दे रखा है 0 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, यानी कि विरामावस्था से शुरू है, जबकि त्वरण दे रखा है यहाँ पे ए बराबर दे रखा है यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ का जो टी दे रखा है, ठीक है, टी 5 दे रखा है। गति से पहले समीकरण लगाएंगे। गति का जो पहला समीकरण होता है वो होता है v बराबर u प्लस at, ठीक है, v बराबर u प्लस at। अब इसमें इसका हम मान रखेंगे, तो v बराबर u का मान है 0 प्लस a का मान यहाँ पे रहेगा 2 और t का मान रहेगा 5, तो यानी कि 2 × 5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो v का मान आ जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से होकर प्रवाहित किया जाता है तो इसका क्या अवक्षेपित होता है? ठीक है, इसमें से क्या अवक्षेपित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, CaCO3। जब चूने के पानी में यानी कि CaOH, चूना जो होता है वो CaOH का होल ट्वाइस में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, तो पानी में अघुलनशील यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 का सफ़ेद अवक्षेप जो है वो बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें स्वयं का DNA और राइबोसोम पाए जाते हैं। इस आधार पर उसके क्या कार्य हैं?
ठीक, इससे क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना स्वयं का डीएनए, ठीक है, डीऑक्सोराइबो न्यूक्लो एसिड, ठीक है, और राइबोसोम्स होते हैं, जबकि राइबोसोम्स का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। इसी प्रकार जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उनका जो आवश्यकता होती है, आवश्यकता के कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जो एक उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी प्लस 40 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें, ठीक, तो ध्रुवों और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी दे रखी है यानी कि कैपिटल आर, वो दे रखी है प्लस 40 सेंटीमीटर दे रखी है, जबकि जो फोकस दूरी दे रखी है यहाँ पे एफ बराबर होता है r/2, ठीक। तो एफ का मान हमें ज्ञात करने के लिए आर की वैल्यू रख देंगे 40/2, अब इसको इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 20 सेंटीमीटर, ठीक, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लस 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ये रहे हमारे 25 क्वेश्चन जो कि PYQ 2025 में थर्ड शिफ्ट में 27 तारीख को पूछा गया था। आगामी आने वाली परीक्षाओं में इन्हीं से संबंधित अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस या फिर कोई सेट प्रैक्टिस सेट करवाना है, ठीक है, डिटेल में जानकारी चाहिए तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।